हेलो दोस्तों अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, स्पेशली आप एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर हो, आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, किसी इंटरव्यू को देना है, आपको क्या पता है कौन सी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कौन सी ऐसे जो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपको एज ए सेफ्टी क्वेश्चन पूछने हैं और आपको एज ए फ्रेशर उसको रिप्लाई भी करना है। इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि कोई भी आपसे हाईली क्वेश्चन पूछे, कोई भी आपसे एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन पूछे, कोई भी साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्योंकि वो जानता है जो 1 ईयर वाला एक्सपीरियंस होता है या फिर कोई भी फ्रेशर होता है उसको इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं आता है, इतना ज्यादा साइट से रिलेटेड नहीं आता है। तो ये क्या करता है, शॉर्ट टाइप में एक टेक्निकल क्वेश्चंस को पूछता है। उसी क्वेश्चंस को जो एक मस्ट इंपोर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए, हमने इस वीडियो में कवर किया है और इसमें 70 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए इनफ है। आप इसको अगर देख लेते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी में से क्वेश्चन 100% आते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल सेफ्टी के बारे में, वहां पे देखेंगे वर्क एट हाइट के बारे में, फायर एंड हॉट वर्क के बारे में, कन्फाइंड स्पेस के बारे में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में, एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों जिसमें से सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज हैजार्ड। हैजार्ड ये क्या होता है? कोई भी आपके साइट पे एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिसमें पोटेंशियल हो किसी वर्कर को नुकसान करने का, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान करने का, या फिर कोई भी ऐसे मटेरियल को नुकसान करने का, वो किसी भी रिलेटेड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मशीन, स्लिप टिप्स, कुछ भी हो सकता है, वो अवेलेबल होता है आपके साइट पे, उससे किसी को नुकसान होने वाला होता है, उसको हम हैजार्ड बोलते हैं। यानी कि वो किसी भी चीज को नुकसान कर सकता है, वो क्या होता है, हैजार्ड होता है। एंड हमारा सेकेंड क्या होता है, रिस्क क्या होता है। दोस्तों आपके साइट पे जो हैजार्ड अवेलेबल होता है ना, उस हैजर्ड से कितने चांसेस है वर्कर को होने का, और वो होगा तो किस लेवल का होगा हैजर्ड के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। उसके बाद से हमारा थॉट क्या होता है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रिस्क एंड हैजर्ड के बीच में। हैजर्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यह एक पोटेंशियल टू क्यूज है, हार्म है, किसी को हार्म पहुंचा सकता है। एंड रिस्क को क्या कर सकते हैं हम, जो हजार से होने वाले जो सिविरिटी होता है, जो लाइकलीहुड कितना है, सिविरिटी कितना है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, रिस्क होता है। रिस्क इक्वल टू होता है लाइकलीहुड इनटू सिविरिटी। फोर्थ नंबर हमारा क्या होता है, व्हाट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, कोई भी अनप्लान्ड, अनवांटेड, अनडिजायर्ड इवेंट जो हम नहीं चाहते हैं, जिसकी कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, आपके साइट पे वो सडनली हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। एंड हमारा फिफ्थ नंबर क्या होता है ना, इंसिडेंट या नियर मिस। कोई भी अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनडिजायर इवेंट आपके साइट पे होता है और उसमें इतना ना क्षमता होता है जो वो किसी वर्कर पे गिरता तो वर्कर को डैमेज कर सकता था, किसी भी मटेरियल को डैमेज कर सकता था, किसी चीज को इंजर्ड कर सकता था। तो और उसमें क्षमता बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बाल बाल बच जाता है, लेकिन उससे किसी भी चीज को नुकसान नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, नियर मिस होता है। यानी कि किसी भी चीज को नुकसान ना हो और उसमें क्षमता बहुत ज्यादा हो करने का, और वो बाल बाल बच जाता है, वो हमारा क्या होता है, नियर मिस होता है। एंड हमारा सिक्स नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई के हैजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है रिस्क को, एंड इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें राइट कंट्रोल मेजर्स क्या होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा सेवेंथ नंबर क्या होता है, सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क, SSOW। यह क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा ना, कोई भी पॉलिसी, प्रोसीजर्स, एटलीस्ट जो हमारा परमिट टू वर्क होता है ना, ये भी एक पार्ट होता है सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क का। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो मेथड होता है ना, मिनिमाइज किया जाता है रिस्क को। ये एक सेफ सिस्टम्स क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोसीजर, पॉलिसीज को इसी के थ्रू बनाया जाता है। उसके बाद से दोस्तों पॉलिसी क्या होता है, आपके साइट पे, आपके कंपनी में, हर कंपनी की अपना अलग अलग पॉलिसी होता है। तो ये क्या होता है, यह एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, यह एक शो करता है जो आपके साइट पे मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। यानी कि आपके साइट पे अगर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है ना, उसमें पूरा मेंटेन होता है, पूरा उसमें रिटर्न होता है कि कैसे आपको हेल्थ मेंटेन करना है, सेफ्टी से रिलेटेड क्या होगा, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्या होगा, पूरा उसमें पॉलिसीज को आपके साइट पे देखे होंगे, हर जगह पे उसको लगाया रहता है जो साइट की पॉलिसीज है। उसके बाद से दोस्तों नाइन्थ नंबर क्या होता है ना, परमिट वर्क क्या होता है। यह एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, यह ऑथराइज करता है कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटी होने के लिए। यानी कि आप किसी भी हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, वो क्या हो सकता है, आपका हॉट वर्क हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, एक्सकावेशन हो सकता है, लिफ्टिंग हो सकता है। आप किसी भी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आपको परमिट लेना होता है।
परमिट हम इसलिए लेते हैं ना, उस काम के लिए वो अलाउ करता है। अलाउ कब करता है, उसमें ये जो हैजार्ड क्या है, उसका प्रिकॉशन क्या है, उसका पीपीएस क्या है, कौन वर्कर उसको काम करेंगे, वो प्रॉपर ट्रेन है कि नहीं है, ये पूरा चेक करने के बाद ना पीटीडब्ल्यू इशू होता है और वो काम अलाउ होता है। तो यानी कि पीटीडब्ल्यू हमारा वो होता है ना, किसी भी हाई रिस्क एक्टिविटीज को इसको लेने के बाद अलाउ होता है काम करने के लिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा जेएसए क्या होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। दोस्तों आपके साइट पे किसी किसी साइट पे रिस्क असेसमेंट फॉलो होता है, किसी किसी साइट पे हीरा फॉलो होता है, किसी किसी साइट पे जेएसए फॉलो होता है। जेएसए हम पार्टिकुलरली वर्क के लिए बनाते हैं, रिस्क असेसमेंट हम ब्रॉड साइट के लिए बनाते हैं, इंटायर साइट के लिए बनाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके साइट पे एक्सकावेशंस का काम चल रहा है ना, तो जैसे हम ओनली एक पार्टिकुलरली एक्सकावेशंस के लिए बनाते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम ये आइडेंटिफाई करते हैं हैजार्ड को, और उसका ईच स्टेप एंड डिफाइन करते हैं हम उसका प्रोसीजर क्या होता है। यानी कि उसमें हैजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कौन कौन सी वर्कर काम करेंगे, क्या क्या उसका स्टेप होगा, उसका कंट्रोल मेजर्स क्या होगा, उसके अगल बगल में कौन कौन सी एक्टिविटी चल रहा है, पूरा उसको चेक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको फिर से बताया, ईच स्टेप उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद से हम जेएससी को बनाते हैं उस वर्क प्रोसीजर्स के लिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है, 11th नंबर वर्क एट हाइट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा जनरल सेफ्टी से रिलेटेड, इसमें हम 10 देखेंगे वर्क एट हाइट से रिलेटेड होता है, जो हमारा एक मस्ट इंपोर्टेंट होगा और आपको ये पता होना भी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले 11th नंबर क्या होता है, वर्क एट हाइट क्या होता है। आपको ये बता दूं, कोई भी ऐसी हाइट जो ग्राउंड से एबव हो, ग्राउंड लेवल से एबव हो, कोई भी ऐसा हाइट जिस पर से गिरने से किसी भी वर्कर इंजर्ड हो जाए, उससे कुछ नुकसान हो, वो हमारा हाइट में आता है। लेकिन एज पर स्टैंडर्ड 1.8 मीटर से ऊपर जब आप जाते हैं ना, वो हमारा वर्क एट हाइट में आता है। लेकिन आप इंटरव्यूअर को या फिर किसी भी वर्कर को समझाने के लिए ये बोल सकते हैं ना, जी कोई भी ऐसा हाइट जिससे नुकसान हो सकता हो, जिसके गिरने से कोई भी इंजर्ड हो सकता हो, डैमेज हो सकता हो, वो सब हमारा हाइट पे आता है। एंड हमारा 12 नंबर क्या है ना, व्हाट इज पीपी फॉर वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट के लिए क्या क्या पीपीज होनी चाहिए। आप जब हाइट पे काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई वर्कर हाइट पे काम करने के लिए जा रहा है, उसके पास कौन कौन सी पीपीज होनी चाहिए। हेलमेट, फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी शूज होनी चाहिए, गगल्स होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, लेनियार्ड होनी चाहिए। लेकिन जो हाइट से रिलेटेड स्पेशल है वो लेनियार्ड है, फुल बॉडी हार्नेस है, ये होनी चाहिए उसके पास। उसके बाद से फुल बॉडी हार्नेस ये क्या होता है, कोई पूछे ना एफबीएच क्या होता है, फुल बॉडी हार्नेस ये क्या होता है। यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो वर्कर इसको पहनते हैं ना और हाइट पे जाते हैं काम करने के लिए, तो जो वर्कर गिरते हैं, फॉल करते हैं, तो उसके बॉडी का जो वेट होता है ना, वो चारों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी कि जब आप फुल बॉडी वर्कर, कोई भी वर्कर जो फुल बॉडी हार्नेस पहनता है ना, वो जब गिरता है तो वो उसका वेट है ना चारों तरफ पड़ता है। उसी के चलते क्या हो सकता है ना, वो सीरियस इंजुरी होने से बच जाता है। उसके आगे पीछे चारों तरफ क्या होता है, थाई में चारों तरफ फुल बॉडी हार्नेस को वो प्रॉपर टाई किया होता है, और जब वो गिरता है ना तो उसका वेट चारों तरफ पड़ता है, तो इससे क्या होता है ना, उसको कोई सीरियस इंजुरी नहीं होती है। यह एक फॉल प्रोटेक्शन से आपके लिए, किसी भी हाइट पे गिरने से क्या होता है, आपको सीरियस इंजुरी से बचाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फुल बॉडी हार्नेस बोलते हैं। 14 नंबर क्या है, एंकर पॉइंट क्या होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो कोई भी वर्कर जो होता है ना, फुल बॉडी हार्नेस किस जगह पे लगाते हैं, कोई भी वो प्लेट्स का फोल्डिंग प्लेटफॉर्म में लगाते हैं, तो वहां पे हैंडल होता है। अगर कोई ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जिसपे कोई भी आपको एंकर करने की जगह नहीं है, तो उस पर हम क्या करते हैं ना, एंकरिंग जो पॉइंट होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो फिक्स्ड होता है लाइफ लाइन जो होता है ना आपका, ये लेनियार्ड होता है, उसको अटैच करने के लिए ये क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आपके एक कोर से लेकर दूसरे कोर तक वो क्या करता है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग फिक्स करता है, और इसमें वर्कर अपने क्या करते हैं, फुल बॉडी हार्नेस को एंकर करते हैं और अपना काम करते हैं। एंड हमारा 15 नंबर क्या आता है, इसका फोल्डिंग क्या होता है। कोई भी ऐसा जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो किसी शॉर्ट टाइम के लिए हम बनाते हैं, वहां पे हम वर्कर को आसानी से काम करने के लिए भेज सकें, वहां पे मटेरियल को आसानी से रख सकें, वो एक सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग बोलते हैं। यानी कि ये एक टेम्पोररी एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होता है, सपोर्ट करने के लिए वर्कर को, मटेरियल को, कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा मेंटेनेंस साइट हो जो हाइट पे हो, ये हमारा क्या होता है, इसका फोल्डिंग होता है। दोस्तों मैंने एक आपको टेक्निकल जो आपको इंटरव्यू बेसिस भी कुछ इसका डिफिनेशन, और मैंने एक आपको नॉर्मल साइड एक्सपीरियंस से भी समझा रहा हूँ, जो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो इसके बारे में। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है ना, 16 नंबर क्या होता है,
हु इंस्पेक्ट स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग जो आपके साइट पे बनता है ना, उसको कौन इंस्पेक्ट करेगा? ये कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है, यानी कि स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, फोरमैन हो सकता है, जिसके पास प्रोवर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन यानी कि उसके पास TUV हो। वो कब होने चाहिए? काम होने से पहले होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस हो तब होनी चाहिए, या फिर उसका रेगुलर एक इंटरवल होता है, वीकली होता है, वो इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद से दोस्तों फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है? सिस्टम एंड इक्विपमेंट, जैसे कि लाइक गार्डरेल होता है, सेफ्टी नेट होता है, हार्नेस होता है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं फॉल इन हाइट को। यानी कि ये फॉल प्रोटेक्शन हमारा क्या होता है? गार्डरेल, सेफ्टी नेट, हार्नेस होता है जो अपने साइट पे लगाते हैं, कोई भी ऐसा जो वर्कर या कोई भी मटेरियल उसको होता है उसको फॉल से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए। एंड हमारा 18 नंबर दोस्तों क्या होता है ना, व्हाट इज लेडर सेफ्टी रूल? लेडर सेफ्टी रूल क्या होता है दोस्तों? लेडर सेफ्टी रूल सबसे पहले आपके माइंड में ये 100% याद होने चाहिए। उसको 4/1 रेशियो का हम याद करते हैं। यानी कि अगर आप किसी 4 फीट हाइट पे काम कर रहे हैं, 4 फीट हाइट पे, तो जो आपका लेडर का जो डिस्टेंस है ना, वो उसमें 1 फीट गैप होनी चाहिए, यानी 4/1 का उसका रेशियो होनी चाहिए। यह क्या करता है ना, ये प्रिवेंट करता है, या फिर वो क्या, फॉल फ्रॉम हाइट से, यानी कि हाइट से गिरने से बचाता है। आप जब किसी भी लेडर को स्ट्रेट लगाते हैं ना, तो क्या होगा? लेडर फिसल के गिर जाएगा, या फिर वो लेडर सेफ नहीं होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो लेडर हमारा 75 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। आप इसको ऐसे बता सकते हैं, या फिर 4/1 रेशियो पे होने चाहिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा एक लाइफ लाइन क्या होता है? यह एक फ्लेक्सिबल लाइफ लाइन होता है जिसको वायर और रोप के थ्रू बनाया जाता है। इसमें वर्कर क्या करते हैं? अटैच करते हैं अपने हार्नेस को, और लेनियार्ड में उसको क्या करते हैं? उसको फॉल प्रोटेक्शन के लिए वर्कर को बचाया जाता है, जो एंकरिंग पॉइंट होता है। उसके बाद से दोस्तों 20 नंबर क्या होता है? रेस्क्यू प्लान क्या होता है? यानी कि अब अगर कोई भी वर्कर हाइट पे काम कर रहा हो और वो गिरता है, उसका रेस्क्यू प्लान क्या है? उसका रेस्क्यू प्लान एक प्रॉपर आपके साथ होनी चाहिए, आपके परमिट में भी अटैच होनी चाहिए। यह एक प्रिपेयर प्लान होता है जो सेफली रिकवर कर सके इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी को, या फिर वो हाइट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इमरजेंसी हो सकता है। यानी कि एक प्रॉपर आपके पास प्लान होनी चाहिए, जो कोई भी वर्कर अगर हाइट से गिरता है, या हाइट से उसका कोई भी इमरजेंसी होता है, या फिर कोई भी आपके साइड से अलग इमरजेंसी हो सकता है ना, उसके पास क्या स्टेप लेगा, वो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा जो इमीडिएट एक्शन ले सकता है, वो उसके पास एक प्रॉपर प्लान होनी चाहिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन। ये जो हमारा वर्क एट हाइट खत्म हुआ, उसके बाद से हमारा स्टार्ट हुआ फायर एंड हॉट वर्क सेफ्टी। दोस्तों फायर ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी जो आपके साइड पे फायर होता है, कहीं भी ऐसी जगह पे फायर होता है ना, फायर क्यों होता है? कौन कौन से जो एसेंशियल एलिमेंट होता है उसके मिलने से फायर होता है? आपके साइड पे फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, जब ये तीनों मिलते हैं ना और इसका चेन ऑफ रिएक्शन होता है ना, तब वो फायर होता है। और ये तीनों में से किसी एक को हम हटा देंगे तो क्या होगा? आग अपने आप बुझ जाती है। यानी कि अगर किसी एक रूम में यहाँ पे फ्यूल भी है, हीट भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों के मिलने से चेन ऑफ रिएक्शन होता है और आग लग जाती है। ये तीनों को अगर में से एक हटा देते हैं तो क्या होगा? आग अपने आप बुझ जाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 22 नंबर क्या होता है ना, क्लासेस ऑफ फायर क्या क्या होता है? क्लास ए में हमारा क्या होता है ना, सॉलिड मटेरियल, यानी कि वुड, पेपर, क्लॉथ, यानी कि ये सब जो रिलेटेड होता है ना, वो हमारा क्लास ए में आता है। क्लास बी में क्या होता है? लिक्विड होता है, जैसे ऑयल, पेट्रोल, पेंट, सॉल्वेंट, ये हमारा क्या होता है? क्लास बी होता है। क्लास सी में क्या होता है? गैसेस होता है। गैसेस में क्या होता है? LPG हो सकता है, CNG हो सकता है, एसिटिलीन हो सकता है, ये हमारा क्या होता है? क्लास सी में आता है। क्लास डी में क्या होता है? मेटल्स, फायर मेटल्स जो हमारा होता है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब हमारा क्या होता है? क्लास डी में आता है। क्लास एफ एंड क्लास के में आता है कुकिंग ऑयल्स एंड फैट आता है। दोस्तों आपको एक कंफ्यूजन होता है, जो हमारा एक ANSI स्टैंडर्ड होता है, ISO स्टैंडर्ड होता है, NFPA स्टैंडर्ड होता है, निबोस UK स्टैंडर्ड होता है ना, ये सब का अलग अलग क्लासेस ऑफ फायर होता है। किसी किसी का जो आपका स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर होता है, किसी स्टैंडर्ड में क्लास ई में इलेक्ट्रिकल फायर होता है। तो आपको ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या होता है ना, यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और इसी स्टैंडर्ड के थ्रू आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है मोस्टली आपके साइड पे। जो इलेक्ट्रिकल होता है ना, वो अभी किसी भी स्टैंडर्ड फ्लो में कंक्लूड नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इसमें क्लास सी में मेंशन नहीं किया है, या फिर क्लास ई में मेंशन नहीं किया है। एंड दोस्तों हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हमको यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर में आप कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे? आप यूज कर सकते हैं CO2, वहां पे आप यूज कर सकते हैं ड्राई केमिकल पाउडर को,
लेकिन आप वहां पे वाटर कभी भी यूज नहीं कर सकते। वाटर यूज करेंगे आग और ज्यादा फैलता जाएगा, आग कम नहीं होगा। उसके बाद से दोस्तों हमारा 24 नंबर क्या है, व्हाट इज हॉट वर्क। हॉट वर्क हम किसे बोलते हैं? हॉट वर्क हम उसे बोलते हैं कोई भी आपका ऐसे साइट पे एक्टिविटी हो रहा है जो जनरेट कर रहा है हीट को, फ्लेम को, उसमें स्पार्क्स निकल रहा है, जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ये सब एक्टिविटी आपके साइट पे हो रहा है, उसको हम हॉट वर्क बोलते हैं। और उसके बाद से हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, हॉट वर्क परमिट क्या होता है? हॉट वर्क से रिलेटेड जो आपके साइट पे जैसे कि आपका हीट, फ्लेम, बिल्डिंग, कटिंग, कोई भी ऐसा जो उससे रिलेटेड जो साइट पे आपका प्रिकॉशन लिया गया है, हेजॉर्ड को आइडेंटिफाई किया गया है, उसके बाद से हॉट वर्क परमिट को इशू किया जाता है। जो ये प्रिपेयर करता है ना, वहाँ पे एक फायर वॉचर है, वहाँ पे उस वर्क के रिलेटेड फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, ये सब क्या करते हैं, चेक करने के बाद ना हॉट वर्क परमिट को इशू किया जाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फायर वॉच। फायर वॉच क्या होता है? यह एक ट्रेंड पर्सन होता है जो असाइन किया जाता है मॉनिटर करने के लिए ड्यूरिंग कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटीज के लिए। यानी कि एक फायर वॉचर वो होता है ना, या फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, यह एक इसको एक ट्रेनिंग दिया जाता है, या एक ट्रेंड पर्सन होता है, कोई भी ऐसा जो एक्टिविटी चल रहा हो जिससे रिलेटेड हो फायर से आपके साइट पे, तो उसी हॉट वर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए वहां पे फायर वॉचर को असाइन किया जाता है। एंड दोस्तों हमारा 27 नंबर क्या होता है ना, असेंबली पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इवैक्यूएशन एंड इमरजेंसी। यानी कि कोई भी ऐसा इमरजेंसी आपके साइट पे होता है, वो फायर से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी नेचुरल इमरजेंसी हो सकता है। अगर उससे इमरजेंसी होता है और सभी वर्कर को वर्किंग एरिया को खाली करके एक सेफ वर्किंग एरिया पहुंचाना होता है ना, वो हमारा क्या होता है, असेंबली पॉइंट होता है, जो आपके साइट पे एक ना एक जगह वो डिजिग्नेटेड किया जाता है। यह एक असेंबली पॉइंट है और इन केस ऑफ इमरजेंसी वर्कर को इसी में इकट्ठा करना है। उसके बाद से दोस्तों ड्रिल किया होता है, यह एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस होता है, यह एक कंडक्ट किया जाता है इंप्रूव करने के लिए वर्कर को रिस्पॉन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर। यानी कि अगर आप फायर से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी आपके साइट पे होता है, कहीं पे आग लग जाती है, तो वर्कर को आप कैसे इवैक्यूएट करेंगे, कैसे उसको इमरजेंसी में बाहर निकालेंगे, इसी चीज को वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कैसे बाहर निकलना है, किस एग्जिट रूट से बाहर निकलना है, और किधर जाके रुकना है, और किसको इन्फॉर्म करना है, ये हमारा ड्रिल में बताया जाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 29 नंबर क्या आता है ना, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स क्या होता है। यह एक फिक्स्ड वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, डिजिग्नेट किया जाता है एक वर्क प्लेस, एक साइट पे, जो कोई भी फायर फाइटिंग पर्पज के लिए बनाया जाता है विथ ए फैसिलिटी। यानी कि यह एक फिक्स्ड होता है ना, वाटर सप्लाई होता है, कोई भी इन केस ऑफ फायर में इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं, इससे यूज करके हम आग को बुझाते हैं। उसके बाद हमारा 30 नंबर क्या होता है ना, स्मोक डिटेक्टर क्या होता है। यह एक डिवाइस है जो स्मोक को डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली, और वो बजने स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके साइट पे कोई ऐसा फ्लेमेबल, कोई ऐसा सॉल्वेंट है, कोई ऐसा आपके साइट पे जो ऐसा एरिया है जिसमें स्मोकिंग वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं किया जाता है, कोई भी ऐसा ऐसा फायर से रिलेटेड अलाउ नहीं किया जाता है, अगर उसमें कोई भी स्मोक निकलता है, कोई भी धुआं निकलता है, कुछ भी ऐसा चीज निकलता है ना, वो अपने आप वो डिटेक्ट करता है और अलार्म बजने स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है अलार्म जब बजेगा ना, तो एवरीवन इससे क्या अवेयर हो जाएंगे और सब लोग इसको देखना स्टार्ट करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों अलार्म बजा। ये हमारा क्या होता है, ये स्मोक डिटेक्टर होता है जो ऑटोमेटिक बजना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी, इसमें हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या होता है ना, कन्फाइंड स्पेस ये होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस दोस्तों ये कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी नहीं होता है, इसमें वर्कर कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकता है, इसमें एक लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट होता है, जिसमें कोई वर्कर एक लिमिटेड टाइम के लिए जाता है, उसमें काम करता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसमें कन्फाइंड स्पेस का क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि टैंक हो सकता है, मैनहोल हो सकता है, कोई भी पेट्स हो सकता है, पाइपलाइन हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जिसमें कंजस्टेड हो जाने के लिए, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह कुछ ना हो, जो एक वर्कर उसमें आसानी से काम नहीं कर सकता है, वर्कर उसमें लॉन्ग टाइम नहीं रुक सकता है, वो सब कन्फाइंड स्पेस में आता है। इस हमारा 33 नंबर क्या होता है ना, वाटर कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड। कन्फाइंड स्पेस का क्या क्या हैजर्ड्स होता है, टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल होते हैं, ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना या फिर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाना, फायर या एक्सप्लोजन वहां पे हो सकता है, इनगल्फमेंट या इंट्रैपमेंट हो सकता है। ये सब हमारा क्या है, कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड है। उसके बाद से व्हाट इज गैस टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग होता है बिफोर एंट्री,
लाइक कोई भी गैसेस जो आपका हो सकता है, कोई भी O2 हो सकता है, CO हो सकता है, H2S हो सकता है, LEL हो सकता है। आपको कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले, किसी वर्कर को जाने से पहले वहां पे एटमॉस्फेरिक टेस्ट किया जाता है, जो कोई भी हेजॉर्ड वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये पूरे वहां पे टेस्टिंग करने के बाद ना कोई वर्कर को अलाउ किया जाता है कन्फाइंड स्पेस में एंट्री होने के लिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा 35 नंबर क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन में कौन परमिट अलाउ करता है, कौन परमिट देता है कन्फाइंड स्पेस के लिए। वो एक ऑथोराइज पर्सन होता है जो परमिट को वेरीफाई करता है, एरिया को वेरीफाई करता है, एरिया को चेक करता है, एरिया को प्रॉपर आइडेंटिफाई करता है, क्या हेजर्ड है, क्या कंट्रोल मेजर्स है, कौन बंदा जाएगा, कौन ट्रेन पर्सन है, पूरा चेक करने के बाद एक ट्रेन जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है ना, वो एक कन्फाइंड स्पेस परमिट को इशू करता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टैंड बाय पर्सन क्या होता है। ए वर्कर ट्रेन पैसेंजर जो आउटसाइड जो होता है कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कोई भी वर्कर जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहे हैं काम करने के लिए, अगर उसके अंदर जा रहे हैं, अगर उसके कोई भी बंदा उसको अगर मॉनिटर ना करे उसके ऊपर में, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कैसे किसी को बुलाएगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कैसे वो बंदे उसमें से निकल पाएंगे। इसीलिए कोई भी बंदा कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाता है ना, तो उसका एक बंदा जो होता है ना ऊपर में मॉनिटर करता है और उसको रेगुलरली उसे कोऑर्डिनेट करता है। वो वॉकी टॉकी हो सकता है, फोन कॉल हो सकता है, कुछ भी, यानी कि 20 मिनट्स उसको क्या करते हैं, विद इन 20 मिनट्स के अंदर उसको कोऑर्डिनेट करता है, सब कुछ ठीक है, उसको वहाँ पे एटमोस्फेरिक जो टेस्टिंग करते रहता है सब उसमें अंदर में। यानी कि उसमें जो हमारा एक स्टैंड बाय पर्सन का मतलब ये होता है, इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी वो क्या कर सकता है, अलार्म बजा सके, किसी को इन कॉल कर सके हेल्प के लिए, जिसमें बंदे फंसे हुए हैं, यहाँ पे इमरजेंसी हुआ है, कोई आ जाए और इसको हेल्प करे। रेस्क्यू टीम को भी इन्फॉर्म करने के लिए होता है। उसके बाद से दोस्तों वेंटिलेशन क्या होता है ना, वेंटिलेशन वो होता है ना, यह एक फ्रेश जो होता है ना, एयर को सप्लाई करता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने से पहले वहां पे हम लोग एक वेंटिलेशन बोलते हैं, जिसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो उस वेंटिलेशन का मकसद यही होता है ना, उसमें एक फ्रेश एयर को सप्लाई करे, जो वर्कर उसमें काम कर रहे हैं उसको सफोकेशन ना हो, उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी ना हो, यानी कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसके बाद दोस्तों हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट पीपी फॉर कन्फाइंड स्पेस। यानी कन्फाइंड स्पेस में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे क्या क्या पीपीज आपको पहनना है और क्या क्या पीपीज वर्कर को रिकमेंड करना है। रेस्पिरेटर वहाँ होनी चाहिए, सेफ्टी हार्नेस होनी चाहिए वहाँ पे, और ये हेलमेट का कस तो ये नॉर्मल सेफ्टी में हमारा हर में यूज होता है। उसके बाद से लाइट वहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि कोई भी अगर बंदा कन्फाइंड स्पेस में जा रहा है ना, तो वहाँ पे एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, 24 वोल्ट वहाँ पे होनी चाहिए लाइट का। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है, रेस्क्यू प्लान क्या होता है। यह एक क्या करता है ना, प्री अरेंज्ड प्लान होता है, जो सेफ प्रोसीजर होता है वर्कर को रेस्क्यू करने के लिए क्विकली इन केस ऑफ इमरजेंसी। यानी कि वर्कर अगर जो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए गए हैं और वहां पे इमरजेंसी हो गया और कोई बंदा के पास रेस्क्यू प्लान नहीं है, तो वो कैसे एक्शन लेगा, इमीडिएट एक्शन उसका क्या होगा, क्योंकि उसमें एक्शन इमीडिएट लिया जाता है, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट के अंदर उसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। तो प्लान का मतलब ये होता है ना, उसमें एवरीथिंग मेंशन होता है, किसको फोन करना है, किसको कॉल करना है, क्या इसके हैजर्ड है, कुछ सब कुछ मेंशन करने के बाद प्लान अटैच रहता है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको इमीडिएट एक्शन उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद से जो 14 नंबर हमारा होता है ना, वाई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। यानी कि वहां पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्यों होनी चाहिए। आपसे कोई भी इंटरव्यू पूछ दे कि हम कन्फाइंड स्पेस को एक बंदा को वहां पे क्यों एक्स्ट्रा रखें, क्यों हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें, तो आप उसको कैसे बताएंगे। बिकॉज एटमोस्फेरिक कंडीशंस कैन चेंज रैपिडली एनीथिंग। यानी कि वहां पे जो एटमोस्फेरिक कंडीशंस है ना, वो कुछ भी वहां पे चेंज हो सकता है रैपिडली। वहां पे ऑक्सीजन कभी भी कम हो सकता है, कभी भी ज्यादा हो सकता है, वहां पे कोई भी फायर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वहां पे कोई भी हैजर्ड वहां पे बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, अनसेफ बना सकता है कन्फाइंड स्पेस को। इसीलिए वहां पे प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जी यहाँ पे प्रॉपर एवरीथिंग है कि नहीं, प्रॉपर ऑन टाइम चेक होना चाहिए। उसको बाद से उसको हम वर्क कन्फाइंड स्पेस जो वर्कर है उसमें काम करने के लिए गए, उसको सेफली हम बाहर निकाल सकते हैं और बाहर काम उसमें आसानी से करा सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारा 41 नंबर क्या है, यह हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल हैजर्ड क्या होता है, कोई भी रिस्क जो इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न या फिर फायर जो इलेक्ट्रिकल से कांटेक्ट होने से होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी रिस्क होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड बोलते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, बर्न हो सकता है, या फिर उसमें फायर भी हो सकता है।
एंड व्हाट इज अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, ये क्या होता है? अर्थिंग ग्राउंडिंग क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा कंपनी, साइट, आपके घर, ये सब अर्थिंग और ग्राउंडिंग इस सब जगह होता है। ये कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टू अर्थ से, यानी कि एक आपने देखा होगा एक वायर को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। ये कनेक्ट करता है अर्थ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थ से कनेक्ट करता है। ये क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल शॉक को। ये हमारा क्या होता है? अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग होता है। इलेक्ट्रिकल शॉक को रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड अर्थ को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं एक वायर के थ्रू। ये हमारा क्या होता है? ग्राउंडिंग होता है एंड अर्थिंग होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 43 नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज लोटो? लैग आउट एंड टैग आउट सिस्टम क्या होता है? यह एक सेफ्टी प्रोसीजर्स है जो आइसोलेट करता है एनर्जी को, यानी कि बिफोर एनी मेंटेनेंस वर्क, कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई भी काम होने से पहले, कोई भी मशीन में आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपको लोटो सिस्टम्स को लगाना इसलिए जरूरी है ना, एक्सीडेंटली वो चालू ना हो जाए या फिर कोई दूसरा बंदा आके उसको चालू ना कर दे। उसको जब आप लेग आउट एंड टैग आउट करेंगे तो वो बंदा जब जाएगा तो उसको पता होगा कोई इसको काम कर रहा है, और उसके बाद इसका क्या है ना, कीज आपके पास होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 44 नंबर क्या है? ओवरलोड क्या होता है? जो एक्सिस करंट जो होता है ना, फ्लो होता है करंट में, जो ओवर हीटिंग के चलते जो पॉसिबल डैमेज कर सकता है उसको हम ओवरलोड बोलते हैं। एंड शॉर्ट सर्किट क्या होता है? वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बिटवीन लाइव वायर से, लीडिंग करता है स्पार्क को, फायर को, इक्विपमेंट डैमेज करता है ना, उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। यानी कि कोई भी लाइव वायर जो होता है ना किसी चीज में शॉर्ट सर्किट करता है ना, तो आपने देखा होगा आपके साइड पे वो शॉर्ट सर्किट करता है, तो उसमें स्पार्क हो सकता है, फायर हो सकता है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, ये सब हमारा क्या है? शॉर्ट सर्किट है। उसके बाद से दोस्तों हमारा ELCB एंड RCCB क्या होता है? यह अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या फिर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। यह एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है करंट लीकेज को एंड प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक को। उसके बाद से दोस्तों हमारा 47 नंबर क्या होता है? इंसुलेशन क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है? यह प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एंड प्रोटेक्ट करता है शॉक को, यानी कि जो इंसुलेशन होता है इलेक्ट्रिक शॉक एंड आपको जो इलेक्ट्रिक करंट से वो बचाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 48 नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पावर लाइन? दोस्तों एक मस्ट इंपोर्टेंट है, एक इलेक्ट्रिकल वायर से कितना सेफ डिस्टेंस होनी चाहिए? एज पर लॉ 3 से 5 मीटर्स हाइट होनी, उसका हाइट में डिस्टेंस होनी चाहिए, या फिर उसका 10 फीट उसका डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो वायर होता है ना, उस किसी बंदे से, किसी ऐसी चीज से उसका एटलीस्ट 10 फीट डिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है? व्हाट इज डबल इंसुलेशन? डबल इंसुलेशन क्या होता है? दोस्तों आपने देखा होगा ना आपके साइट पे, आपके घर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए ना, जो वहां पे कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी टूल्स यूज होता है ना, उस पर प्लास्टिक का लेप होता है। कोई भी वायर पे देखे हो ना, उस पर प्लास्टिक का लेप होता है। ये सब हमारा क्या है? इंसुलेशन है, ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा व्हाट इज PPE फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी? इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्या PPE होता है? रबर ग्लव्स होता है, इंसुलेटिंग शूज होता है, एंड आपका जो होता है ना आर्क फ्लैश सूट होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन या वर्क प्लेस सेफ्टी क्या होता है? हाउसकीपिंग क्या होता है दोस्तों? ये मेंटेन करता है, क्लीन को ऑर्गेनाइज करता है एंड हैजर्ड फ्री वर्क प्लेस बनाता है। जब आप अपने एरिया को हाउसकीपिंग प्रॉपर करते हैं ना, तो कोई भी बंदा ऐसा आता है ना, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? प्रॉपर हाउसकीपिंग है, तो यहाँ पे सेफ्टी भी गुड होगा। उसके बाद से दोस्तों बैरिकेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा जो हजारस या डेंजरस एरिया, उसको हम एरिया को बैरिकेड करते हैं, जो कोई भी अनऑथराइज पर्सन उधर ना जा सके, बैरियर को क्रॉस ना कर सके। उसके बाद से दोस्तों हमारा 53 नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज एक्सकावेशन सेफ्टी? एक्सकावेशन सेफ्टी क्या होता है? जिसमें यूजिंग करते हैं हम शोरिंग को, बेंचिंग को, स्लोपिंग मेथड को प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी एक्सकावेशन या कोलैप्स करने के लिए। एक्सकावेशन सेफ्टी क्या होता है? एक्सकावेशन एक कट एंड कैविटी होता है, जो मैकेनिकली कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। इसमें हम ये फॉलो करते हैं, शोरिंग करते हैं, बेंचिंग करते हैं, स्लोपिंग मेथड उसमें बनाते हैं, जो कोई भी एक्सकावेशन जो सोइल होता है ना, वो कोलैप्स करके किसी वर्कर, किसी मशीन पे ना गिरे। उसके बाद से दोस्तों हमारा 54 नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज ट्रेंच कोलैप्स हैजार्ड क्या होता है? जब एक सोइल या कोई भी मटेरियल जो वर्कर के अंदर, यानी कि कोई भी ट्रेंच के अंदर, जो ट्रेंच होता है ना, गड्ढा होता है, उसमें कोई वर्कर काम करता है और उसके ऊपर कोई भी मटेरियल या कुछ भी फॉल कर जाता है ना, इनसाइड में वर्कर उसमें दब जाता है ना, वो ट्रेंच कोलैप्स हैजार्ड होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 55 नंबर क्या है ना, व्हाट इज लिफ्टिंग ऑपरेशन? लिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? इसमें हम क्रेन को यूज करके या फिर होस्ट को यूज करके, लिफ्ट को यूज करके कोई भी मटेरियल को जो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं ना, ये हमारा लिफ्टिंग होता है। कोई उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है ना, व्हाट इज SWL? SW मींस क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड। ये क्या होता है?
द मैक्सिमम लोड दैट लिफ्टिंग इक्विपमेंट कैन हैंडल सेफली। यानी कि एक चीज की कैपेसिटी होती है, एक बंदे की कैपेसिटी होती है, एक क्रेन की कैपेसिटी होती है, उस क्रेन की क्या कैपेसिटी है, उसका सेफ वर्किंग लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग जब काम होता है, उसके अकॉर्डिंग जब लिफ्टिंग होता है और वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, SWL, सेफ वर्किंग लोड। उसके बाद से दोस्तों हमारा 57 नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज प्री यूज इंस्पेक्शन। प्री यूज इंस्पेक्शन क्या होता है ना, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी टूल्स जो आप काम करने के लिए जा रहे हो, उससे पहले आप चेक करें जो कोई डैमेज तो नहीं है। ये हमारा क्या होता है, प्री यूज हो सकता है, आपका लिफ्टिंग्स हो सकता है, कोई भी ऐसा एक्टिविटी होने से पहले जो उसमें आप पीपीज को यूज कर रहे हैं, टूल्स यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, आप उसको प्री चेक करें। सबसे पहले चेक करें, चेक करने से आपको ये पता होता है ये सेफ है, इस पे वर्कर काम कर सकते हैं और इसको वर्कर यूज कर सकते हैं, इससे कोई हेजॉर्ड होने की चांसेस नहीं है। 58 नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज पीपीज इन कंस्ट्रक्शन साइट। एक कंस्ट्रक्शन साइट का जनरल पीपीज क्या होता है, हेलमेट, शूज, सेफ्टी वेस्ट, ग्लव्स एंड गगल्स होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 59 नंबर क्या होता है, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट। ये क्या होता है, यह एक डेजिग्नेटेड सेफ एरिया होता है जिसमें वर्कर को हम क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशन। यानी कि इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी आपके साइट पे, नेचुरल कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी नेचुरल होता है, कोई भी फायर होता है, कोई भी कोलैप्स होता है, कुछ भी ऐसा होता है, असेंबली पॉइंट का मकसद वो होता है जिसने वर्कर साइट पे काम कर रहे हैं वो असेंबली पॉइंट में उसको इवैक्यूएट करे, उसको वर्कर को काउंट करे, जितने वर्कर साइट पे काम कर रहे हैं वो असेंबली पॉइंट में आ गए हैं, पूरी वर्कर सेफ है, इसका मकसद ये होता है। उसके बाद से दो हमारा 60 नंबर होता है ना, फर्स्ट एड क्या होता है। यह एक इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस होता है जो वर्कर को दिया जाता है, इंजर्ड वर्कर जो होते हैं ना, जब तक वहां पे कोई भी प्रोफेशनल मेडिकल टीम या एम्बुलेंस नहीं आ जाता है। यानी कि आपके साइट पे ना एक फर्स्ट एडर अवेलेबल होता है। वो किस लिए अवेलेबल होता है, वो अवेलेबल इसलिए होता है ना, आपके वो साइट पे कोई वर्कर इंजर्ड हो, किसी को चोट लगे, कोई नॉर्मल इंजुरी हो ना, उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स कर सके, इमीडिएट उसको क्या कर सके, जब तक उसको संभाले रखे, जब तक कोई एम्बुलेंस और मेडिकल टीम वहां पे नहीं पहुंच जाती है। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है ना, एक सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सेफ्टी ऑफिसर्स का ड्यूटी क्या होता है, उसका ड्यूटी होता है एक्सीडेंट को रोकना, कंडक्टिंग करना, ट्रेनिंग को, इंस्पेक्शंस करना, मॉनिटरिंग करना अपने साइट को। दोस्तों इसमें तो बहुत ज्यादा होता है, इस पे एक स्पेशल ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है सेफ्टी ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, लेकिन इस पे एक मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। आपके साइट पे जो इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी होता है उसको रिपोर्ट करना, उसका नियर मिस रिपोर्ट बनाना, उसको अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंस्पेक्शंस करना, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, आपके साइट पे प्रोएक्टिव रहना, ये एक सेफ्टी ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद सेफ्टी कमेटी क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट वर्कर्स फॉर इशू डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज को एंड इम्प्रूव करते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी को, इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी कमेटी बोलते हैं। एंड हमारा 63 नंबर क्या आता है, व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन। दोस्तों आपके साइट पे कोई भी ऐसा जो न्यू वर्कर आता है या फिर आप किसी साइट पे न्यूली जाते हैं, वहां पे आपको सेफ्टी इंडक्शन रिसीव करना, ट्रेनिंग लेना या एक मैंडेटरी होता है, 100% लेना ही चाहिए। इसी तरह कोई भी ऐसा जो न्यू वर्कर आते हैं आपके साइट पे, वो एक सेफ्टी ट्रेनिंग लेते हैं, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें ये अवेयर होते हैं साइट रूल्स के बारे में, हैजर्ड्स के बारे में एंड सेफ्टी मेजर्स के बारे में। यानी कि इंडक्शंस में वर्कर को प्रॉपर बताया जाता है कैसे साइट का रूल्स क्या है, साइट के बारे में टोटली उसको बताया जाता है। जब तक वो इंडक्शन नहीं लेगा तब तक वो प्रॉपर साइट के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसको साइट पे अलाउ नहीं किया जाता है। आप अपने साइट जब ज्वाइन कर लेना तो सबसे पहले वर्कर को चेक करें वो प्रॉपर इंडक्टेड होनी चाहिए। इंडक्टेड नहीं है उसको इमीडिएट भेजें इंडक्शन के लिए, या फिर आप उसको इंडक्शन दे सकते हैं रिटन एंड वर्बली दोनों। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है ना, टूल वर्क स्टॉक क्या होता है। दोस्तों टूल वर्क स्टॉक ये होता है ना, इसको हम ब्रीफिंग या डिस्कशन बोलते हैं। यानी कि कोई भी आप देखते हैं ना, सेफ्टी जो होता है ना, वो अपने साइट पे किसी वर्कर को काम करने से पहले, स्पेशली जो हाई रिस्क एक्टिविटी होता है ना, उसको कंडक्ट करने से पहले वहां पे एक टूल वर्क टॉक मीटिंग दिया जाता है। वर्कर को बताया जाता है आपको कैसे काम करना है सेफली, क्या पीपीई यूज करना है, उसको मोटिवेशनली बताया जाता है, आपको मोटिवेशनली आपके फैमिली सबका आप इधर काम करने के लिए आप इस टूल वर्क स्टॉक में वर्कर को मतलब प्रॉपर उसको बारे में अवेयरनेस दिया जाता है। या फिर अगर पिछले साइट पे प्रीवियस आपके जो वर्किंग डे है उसमें कोई भी ऐसा अनसेफ काम कोई कर रहा होता है, उसको बताया जाता है ऐसा काम करना अलाउ नहीं है, ये बंदा गलत काम कर रहा था। यानी कि टूल वर्क स्टॉक का मीटिंग आपका ये होता है,
प्रीवियस वर्किंग डे, कि आपका जो अनसेफ कंडीशन आपने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में बताना, या फिर और आज का जो ऑनगोइंग जो साइट चल रहा है, ऑनगोइंग वर्क चल रहा है उसके बारे में बताना। उसके बाद से दोस्तों हमारा 65 नंबर क्या होता है ना, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्या होता है। प्लान एंड प्रोसीजर टू डील विथ इमरजेंसी, फायर, गैस लीक, एक्सीडेंट एंड इफेक्टिवली। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होता है ना, जो बंदा पूरा प्रिपेयर्ड रहता है, तैयार रहता है, इन केस ऑफ कोई भी फायर, गैस, एक्सीडेंट, इंसिडेंट कुछ भी ऐसा होता है ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसके लिए प्रिपेयर्ड होना, ये कि हमारा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा क्या होता है ना, 66 नंबर, व्हाट इज प्रोएक्टिव सेफ्टी। दोस्तों आपके साइट पे ना ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, हमारे जो मैनेजर हैं वो अधिकतर ये मोस्टली साइट ग्रुप में मैसेज करते रहता है, कौन प्रोएक्टिव है और कौन रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव मींस क्या होता है ना, आप हर चीज को ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, हर चीज को चेक कर रहे हैं, कोई भी जैसे कि इसका फोल्डिंग हो, कोई वैसे हेजॉर्ड हो, पहले उसको आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, उसका कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड कर दिया, वो एक्सीडेंट होने से क्या होगा वो बच गया। ये प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होता है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है ना, आप साइट पे कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई वैसा कंसल्टेंट क्लाइंट आके उसको रेज कर रहा है, उसको बता रहा है ये चीज आपके साइट पे अवेलेबल है, तब उसको आप ठीक कर रहे हैं, ये आपका रिएक्टिव मॉनिटरिंग में जाता है। उसके बाद से दोस्तों हमारा 68 नंबर क्या होता है ना, व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, यह एक सिस्टमेटिक, इसको चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, सेफ्टी परफॉर्मेंस को, सेफ्टी सिस्टम्स को एंड प्रोसीजर्स को, यानी कि एज पर क्लाइंट पॉलिसी, एज पर कंसल्टेंट पॉलिसी, आपके साइट पे कैसे कैसे काम करना है, पूरा एक स्टेटमेंट होता है, पूरा और उसी के लिए एक एक्सटर्नल होता है ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है। तो जो एक्सटर्नल टीम आती है ना, ये पूरा चेक करती है, जो एज पर पॉलिसी, एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, आपको मैंने इतना पेमेंट किया है इस चीज को फॉलो करने के लिए, और यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर वो फॉलो नहीं होता है तो उस पर आप एनसीआर, एसबीआर जो इशू करता है, जो सेफ्टी वायलेशन होता है इशू करता है, और उस कंपनी से वो डिडक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी कि उस जो कंपनी का जितना डील होता है ना उसमें से डिडक्ट करता है, उस पैसे में से काट लेता है वो। ये हमारा सेफ्टी ऑडिट होता है। एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है दोस्तों, यह एक आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ए प्रोसेस टू फाइंड रूट क्यूज, यानी कि जो आपके साइड पे एक्सीडेंट होता है किस कारण से हुआ है, उसको रूट क्यूज, उसका मेन जड़ क्या था होने का, उसका करेक्टिव एक्शंस क्या होगा आगे, फिर जो एक्सीडेंट फिर दोबारा ना हो। यानी कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस का मतलब ये होता है ना, आपके साइट पे किस कारण एक्सीडेंट हुआ, किस लेकनेस से हुआ, किस आपके एक्टिविटी में हुआ, क्या उसका करेक्टिव एक्शन होगा, जिस करेक्टिव एक्शन हम लगाने के बाद इस एक्सीडेंट को हम दोबारा होने से बचा सकते हैं। ये हमारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज होता है दोस्तों। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या है, जो 70 नंबर, व्हाट इज सेफ्टी कल्चर, यानी कि सेफ्टी कल्चर क्या होता है। दोस्तों आपके साइट पे कोई ऐसा वर्कर है जो अनसेफ काम कर रहा है, अनसेफ कंडीशन में काम कर रहा है, प्रॉपर पीपीज नहीं फॉलो कर रहा है, सेफ्टी को वायलेशन कर रहा है, तो कोई भी बोलेगा यहाँ पे सेफ्टी का कल्चर नहीं है, यहाँ पे बैड सेफ्टी कल्चर है। लेकिन वहीं पे कोई भी प्रॉपर सेफ्टी में काम कर रहा है, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, प्रॉपर अवेयरनेस है, प्रॉपर वर्कर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपके मैनेजमेंट का सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा माइंडसेट है, सेफ्टी को फॉलो करने के लिए वर्कर को बोलता है, तो वहाँ पे क्या है, गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। अगर किसी साइट पर नहीं है तो हम वहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस देंगे, ट्रेनिंग देंगे, अपने मैनेजमेंट को बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीज के बारे में, और इससे लीगल, फाइनेंशियल, मोरल क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपकी कंपनी में। जब अपने वर्कर को ये बताएंगे, अपने कंपनी को ये बताएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स को प्रमोट होता है। अपने वर्कर को आप क्या करें, अवार्ड दें, एक दूसरे से देख के वो क्या कर सकते, इंटरेस्टेड होते हैं कि हम भी इस सेफ्टी को फॉलो करेंगे, हमको भी अवार्ड मिलेगा। इससे हम गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को अपने साइट पे प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों ये था जो हमारा एक मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर्स को 100% देखना चाहिए, तैयार करना चाहिए। इसके बारे में आपको इंटरव्यूअर 100% पूछता है। एक बार समझ में नहीं है, आप 2 बार 3 बार इसको देखें, और जो इससे फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट में हैं, आपके दोस्त हैं, जो एक इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके पास इस वीडियो को भेजें, जो इसके लिए वो हेल्पफुल होने वाला है। ओके दोस्तों, थैंक यू।